नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। सिलसिला ये सियासत का रुकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सियासत हो रही है, लगातार इस बीच मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क मार्ग को मंजूरी दे दी। मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के लिए 11,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, हरी झंडी दी। अब इस पैसों से प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में छत्तीसगढ़ को लेकर मंथन, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने की बैठक। छत्तीसगढ़ को मिली 11,000 करोड़ की सौगात। 4 नए नेशनल हाईवे के DPR को मिली मंजूरी। जल्द होगी परियोजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सोमवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक के दौरान इस परियोजना पर चर्चा की। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजना की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर गहन मंथन हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस परियोजना से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देकर सभी परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। इसके बाद प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सकुशल नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य में 4 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपए CRF योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केसकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपए होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1280 करोड़ रुपए होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है और सबको समय सीमा पर पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही 4 प्रमुख राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR बनाने की मंजूरी दी। बैठक में जिन 4 मुख्य परियोजना पर चर्चा हुई, उनमें उर्गा कटघोरा बाईपास, बसना से सारंगढ़ फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट, रायपुर लखनदौन आर्थिक गलियारा शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कुल 9,208 करोड़ स्वीकृत किए हैं। तो वहीं केंद्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ के 8 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधि को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य के ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को साकार करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमने कहा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से ये जो परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ को संवारने में मददगार होगी। मैं देश के सड़क और परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। परिवहन विभाग के भी अनेक कार्यों को लेकर
वहां पर चर्चा हुई, उसकी भी समीक्षा हुई है। तो निश्चित रूप से परिवहन के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उस पर भी गति आएगी। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, वन विभाग के सचिव अमरनाथ प्रसाद सहित राज्य के लोक निर्माण विभाग, राजस्व, खनन और वन विभागों के अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। डेस्क रिपोर्ट, BSTV। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव पर सियासी नौटंकी शुरू हो गई। रायपुर नगर निगम और भाजपा सरकार के बीच सियासी तकरार देखने को मिल रहा है। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, यानी कि महापौर कांग्रेस के हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने से कांग्रेस पार्षदों को जिस तरह से योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के पार्षद पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए महापौर एजाज ढेबर ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात की है, अपनी समस्याएं बताई। क्या है उनकी समस्याएं, रिपोर्ट को देखिए और समझिए। पार्षद दल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से की मुलाकात, अधोसंरचना की राशि की मांग। बीजेपी पार्षद वाले वार्डों में 50-50 लाख की राशि, कांग्रेस पार्षद वाले वार्ड में अधोसंरचना की राशि नहीं मिली। महापौर एजाज ढेबर ने सरकार पर पक्षपात के लगाए आरोप, 29 वार्डों में 50-50 लाख की राशि जारी। उप मुख्यमंत्री ने जांच कराने का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीनों में त्रिस्तरीय पंचायत नगरीय चुनाव है। चुनाव से पहले नगरीय निकायों में विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में चुनाव होने हैं, इसलिए दावों वादों का खेल भी शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने प्रदेश सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। दरअसल रायपुर नगर निगम की 29 वार्डों में अधोसंरचना की राशि जारी हुई और इन 29 वार्डों में बीजेपी के पार्षद हैं। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि 5 साल जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब सबसे ज्यादा काम बीजेपी पार्षद के वार्डों में हुआ, जबकि रायपुर नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं। इन बचे वार्डों में अधोसंरचना की राशि जारी नहीं होने से विकास कार्य में रुकावट आ रही है। बता दें कि एजाज ढेबर ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात कर शेष वार्डों की राशि जारी करने की मांग की है। 50 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड हैं 29 वार्ड, वहां पर जारी हुआ है। अधोसंरचना के मद से प्रत्येक 29 वार्ड में 50-50 लाख रुपए के टेंडर लग गए हैं। मैंने मंत्री जी पर सीधा ये बात को बोली कि आपने उनके यहाँ 29 पार्षदों के यहाँ आपने जारी किया, शहर में 70 वार्ड हैं, बाकी पार्षदों के यहाँ ये राशि क्यों जारी नहीं हुई? बाकी पार्षद क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए ये जारी नहीं हुआ। मैंने माननीय मंत्री जी को सीधा इस बात को बोलकर आया कि भैया आप इस तरीके से पक्षपात ना करें, हम भी पार्षद हैं, हम भी महापौर हैं और हमारे दल के भी लोग ने महापौर रहे हैं, मगर किसी ने कभी पक्षपात नहीं किया। हमने विकास कामों को ज्यादा प्राथमिकता दी। महापौर एजाज ढेबर के आरोप लगाने के बाद रायपुर नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष मृत्युंजय दुबे ने महापौर एजाज ढेबर के बयानों पर पलटवार किया। बीजेपी पार्षद मृत्युंजय दुबे ने कहा कि एजाज ढेबर कांग्रेस के 4 साल की सरकार में वार्डों में एक भी काम नहीं करता। हमारी सरकार आने के बाद बीजेपी को चाहे कांग्रेस हो, सभी वार्डों में करोड़ों के विकास कार्य हो रहे हैं। 4 साल भ्रष्टाचार किया और अब 6 महीने के कार्यकाल को लेकर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे, एजाज ढेबर महापौर रहे। 4 साल के कार्यकाल में एजाज ढेबर ने अपने मुख्यमंत्री से फूटी कौड़ी नगर निगम के विकास के लिए नहीं ला पाए। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन गई, विष्णुदेव साय की सरकार जी, और विष्णुदेव के साय की सरकार बनते ही जो 4 विधायक रायपुर शहर से जीते भारतीय जनता पार्टी के, चारों विधायकों ने अधोसंरचना मद में अपने क्षेत्र के वार्डों में, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, निर्दलीय हो, करोड़ों रुपए के विकास कार्य करा के उन्होंने 6 महीने में ही नारियल फोड़ दिया। जिन लोगों ने 4 साल में भ्रष्टाचार नहीं किया, वो 6 महीने में भ्रष्टाचार, 6 महीने में जो विकास काम हो रहे हैं
जो 6 महीने में जो विकास काम हो रहे हैं उसको लेकर वो अब हल्ला मचा रहे हैं कि विकास कार्य में भेदभाव हो रहा है। अरे 4 साल आपको मौका मिला था, आपकी सरकार थी, आपने काम क्या किया उसको बताओ। अब भेदभाव कौन कर रहा है? कहीं भेदभाव नहीं हो रहा है। जिन वार्डों में काम की आवश्यकता है वहाँ काम दिया जा रहा है। हमारे यहाँ वार्ड का विकास हो चुका था, इसलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं था। तो विकास कार्य जहाँ होना है वहाँ हो रहे हैं। तो प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले सियासी बयानों का खेल शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि रायपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दलों की मांग पर सरकार क्या फैसले लेती है। क्या वास्तव में पक्षपात हो रहा है या महापौर केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, ये देखना होगा। मोहन सरकार जल्द ही अब निगम मंडल में नियुक्ति करने जा रही है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल भी इस दौरान देखने को मिलेगा। जो पद खाली पड़े हुए हैं उन्हें भरने का काम किया जाएगा। ये राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, इसलिए नेता अपने अपने तरीके से पद हासिल करने की जुगाड़ में लग गए हैं। संगठन इसके लिए अब क्राइटेरिया तय कर चुका है, जिसके तहत नेताओं की नियुक्तियां होंगी। कैसे, किसे, कहां पर एडजस्ट किया जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। संगठन में तालमेल बनाने में जुटी बीजेपी। निगम मंडल में जल्द की जाएंगी नियुक्तियां। नाराज नेताओं को मिलेगी जगह। कांग्रेस से आए नेताओं को किया जाएगा एडजस्ट। खाली पदों पर जल्द नियुक्ति करेगी बीजेपी। बीजेपी सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने में जुट गई है। निगम मंडल में मध्य प्रदेश के कई ऐसे नेताओं को मौका दिया जा सकता है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। इनमें दीपक सक्सेना जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। वहीं ऐसे नेता हैं जिन्हें मजबूत दावेदारी के बावजूद विधानसभा और लोकसभा में टिकट नहीं मिला है। अब ऐसे नेताओं को भी एडजस्ट किया जाएगा। गुना से पूर्व सांसद केपी यादव को भी किसी निगम मंडल की कमान सौंपी जा सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशिष्ट कार्य पद्धति है और वो विशिष्ट कार्य पद्धति यह है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। तो फिर अभी कार्यकर्ताओं के लिए काम जो चल रहा है वो मतदान केंद्र के ऊपर मिसकाल से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का कार्य चल रहा है। जब आने वाले समय में मंडलों की और ये तमाम सरकारी नियुक्तियों का दौर चलेगा तो उस समय पे भी उन काम के लिए भी कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। हमारा नेतृत्व तो चयन करता है, हर कार्यकर्ता को काम मिलता है और हर काम के लिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता तय होता है। इसी सिद्धांत के तहत सब लोगों को समायोजित करने का काम हम करेंगे। वहीं कई ऐसे सीनियर विधायकों की भी लंबी सूची है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। अब उन्हें भी एडजस्ट किया जा सकता है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सरकार और संगठन स्तर पर विचार किया जा रहा है। 15 अक्टूबर तक पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद ही ये नियुक्तियां की जाएंगी। उधर बीजेपी में निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, झूठे वादे करती है, जनता से भी करती है और अपने कार्यकर्ताओं से भी करती है। कांग्रेस से गए कार्यकर्ताओं से भी जो वादे किए हैं अभी तक कोई ऐसा वादा पूरा नहीं किया है। मिस कॉल वाली पार्टी रही है। फर्जी सदस्यता अभियान सबके बीच में है, किस तरीके से फ़ोटो खींच कर सदस्यता अभियान किया है। तो इन सारी बातों से कोई सरोकार नहीं है। हर जनता के साथ साथ हर भाजपा का कार्यकर्ता परेशान है कि उनका क्या होगा। आने वाला वक्त बताएगा किसको जगह मिलेगी। अभी तो कोई स्थिति नजर नहीं आ रही कि ये नगर मंडल में कोई नियुक्तियां करेंगे। बीजेपी सत्ता और संगठन में तालमेल की जमावट में जुट गई है। नाराज नेताओं को निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। फहरिस्त वाकई लंबी है, लेकिन अब देखना होगा कि कौन वो चेहरे हैं जिन्हें जगह मिलने जा रही है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। उधर छत्तीसगढ़ में नाम की सियासत जारी है। 2019 से नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नाम बदलने के मायने क्या हैं। आखिर अधिकार पर सियासी लाभ हानि, किसे फायदा किसे नुकसान, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। एक कहावत है कि पूरी उम्र गुजर जाती है नाम बनाने में, पर मिनट नहीं लगता उसे हटाने में। दरअसल राज्य प्रवर्तित योजनाओं के नाम बदलने को लेकर सूबे में जमकर सियासत हो रही है। 15 सालों बाद 2018 में सत्ता में लौटी तत्कालिक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की करीब 1 दर्जन योजनाओं के नाम बदल दिए थे।
11 फरवरी 2019 वो तारीख थी जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के दिन ही कांग्रेस की सरकार ने उनके नाम से चल रही 5 योजनाओं के नाम एक साथ बदल दिए थे। उस वक्त भी सूबे में जमकर सियासी बोल चले थे, मगर 11 फरवरी 2019 को शुरू हुआ ये सिलसिला 2023 तक जारी रहा और कांग्रेस सरकार में करीब 1 दर्जन योजनाओं के नाम बदल दिए गए। एक नजर उस नाम बदलने के सियासी खेल पर। 11 फरवरी 2019 को कांग्रेस सरकार ने बदले थे नाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना का नाम बदलकर किया गया इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना का नाम राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना किया गया। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने का ये खेल सिर्फ वनडे मैच की तरह एक दिन का था, बल्कि ये तो सालों साल तक यानी कि 2023 तक चलता रहा। एक नजर उन प्रमुख योजनाओं के नामों पर जिन्हें कांग्रेस की सरकार ने बदला था। राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना का नाम बदलकर मिनी माता कन्या विवाह योजना किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्य श्रम सहायता योजना का नाम शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना किया गया। नई राजधानी स्थित अटल नगर का नाम बदलकर नवा रायपुर अटल नगर किया गया। राजधानी रायपुर स्थित कमल विहार योजना का नाम बदलकर माता कौशल्या विहार किया गया, तो वहीं श्री राम मंदिर मार्ग का नाम बदलकर राजीव गांधी के नाम पर किया गया। सियासत में तू डाल डाल में पात पात की कहानी सर्वथा चरितार्थ होती है। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने का ये खेल केवल कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने खेला, बल्कि मौजूदा भाजपा सरकार में भी अब तक करीब 3 योजनाओं के नाम बदले गए हैं। एक नजर इन योजनाओं के नामों पर। राजीव गांधी स्वावलंबन और राजीव गांधी आजीविका केंद्र का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया। भाजपा सरकार में नाम बदलने पर उठ रहे सियासी सवाल पर हालांकि भाजपा ने कहा कि हमने नाम को पुनः स्थापित किया है, जिसे दुर्भावनावश कांग्रेस की सरकार ने बदला था। नाम बदलने के इस सियासी खेल पर राजनीतिक दलों की दलील भी जरा सुन लीजिए। ये काम तो कांग्रेस ने किया, केवल और केवल नाम बदलने का, नाम की पट्टिका लगाने का, और हम तो उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। सरकार सिर्फ इस 9 महीने में पिछली सरकार की योजनाओं को नाम बदलने का काम, योजनाओं को बंद करने का काम और कुछ जांच कमेटी बैठाकर उनको डराने का काम, ये 3 काम के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। संविधान कहता है कि राज्य प्रवर्तित योजनाओं का नाम राज्य सरकार अपने अनुसार कर सकती है, मगर जब अधिकार पर सियासी लाभ हानि भारी होने लगे तो समझिए कि नाम बदलने का खेल शुरू होगा। हालांकि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नाम बदलने के जिस सियासी खेल को कांग्रेस की सरकार ने 2019 में शुरू किया था, उसे भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए BSTV। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में नवरात्रि की तैयारी तेज हो गई। इस बीच नवरात्रि में होने वाले गरबा महोत्सव पर विवाद खड़ा हो गया। अब गरबे में एंट्री का गौमूत्र फॉर्मूला सामने आया। क्या है, देखिए रिपोर्ट। नवरात्रि में गरबे की धूम पहले गुजरात में ही होती थी, लेकिन बीते कुछ सालों से देश भर में नवरात्रि देवी पूजन से ज्यादा गरबे के आयोजन के लिए चर्चित हो रहा है। कहीं कहीं पूरे 9 दिन तो कहीं कहीं कुछ खास दिनों में ये आयोजन होता है। बाजार और प्रायोजकों की इसमें एंट्री उसे और भव्य रूप प्रदान कर रही है। इंदौर वैसे भी बहुत उत्सव धर्मी शहर है। गरबे में दूसरी कौम के लड़के जाकर हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ना कर सकें, इसे रोकने का यूनिक आइडिया आया है इंदौर बीजेपी के जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा को। वर्मा ने कहा, गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को पिलाया जाना चाहिए गौमूत्र। हिंदू होगा तो गौमूत्र पीने में उसे नहीं होगी आपत्ति। उनका मानना है कि आधार कार्ड एडिट हो जाते हैं,
गरबा में आने के लिए तिलक भी लगवा लेते हैं गैर हिंदू युवक। ऐसे में गरबा आयोजक गौमूत्र पिलाकर ही पंडाल में आने वाले लोगों को एंट्री दें, ऐसी जिला बीजेपी की मांग है। हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। देखिए आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है तो ये, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो, गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। भले ही मांग प्रदेश के सबसे बड़े जिले के सबसे बड़े पदाधिकारी की तरफ से आई है, लेकिन बीजेपी जानती है कि इसमें बेतुकापन की मात्रा ज्यादा है। व्यवहारिक तौर पर ऐसा कोई आदेश न दिया जा सकता, न ही उसका पालन करवाया जा सकता। इसके समर्थन में मौन तो खड़ा हुआ जा सकता है, लेकिन उसे सार्वजनिक स्वीकारोक्ति देना किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए संभव नहीं है। लिहाजा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने फौरन उससे पल्ला झाड़ा और बोले कि चिंटू की ये मांग पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। अपने अपने विचार होते हैं लोगों के, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये कोई संगठन का विचार थोड़ी हो सकता है। सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम पहचान का ये कौन सा तरीका हुआ? गरबे के आयोजन में एंट्री किसी दीगर कौम की ना हो और वहां कोई अप्रिय स्थिति ना बने, ये देखना आयोजकों की जिम्मेदारी है। महिलाओं की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्राथमिक तौर पर उन्हीं की है। जहां तक गौमूत्र पीने का सवाल है, तो क्या हर हिंदू भी इस मांग को मान लेगा? और क्या दुराशय से जाने वालों को इसमें रोका जा सकता है? एक बड़ा सवाल ये भी कि धर्म के बजाय प्रदर्शन में तब्दील होते जा रहे ऐसे आयोजनों में यदि छेड़छाड़ होती भी है, तो क्या सिर्फ एक खास कौम के लड़के ही करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। सियासत की बात में इतना ही। नमस्कार।